Hello children, I hope you all are good. Today I am here with the chapter number 18 of SST, that is distant lands, close contacts. और in this chapter what we are going to learn? We are going to learn about the संगम literature और हमारे दूर दूर देशों के साथ कैसे रिलेशन रहे इसके बारे में हम पढ़ेंगे. बेटा आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि सिविलाइजेशन के बाद कैसे हमारा अर्बनाइजेशन डेवलप हुआ और जिसमें हमने 3 मेन डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ा था. हमने ये भी पढ़ा कि हमारा ट्रेड रिलेशन जो था वो सिर्फ एक बाउंड्री तक नहीं रह गया था बल्कि दूर तक, यानी कि आपका श्रीलंका, चाइना, सेंट्रल एशिया तक भी फैल चुका था. अब ये कैसे फैला डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे. बट बिफोर डैट हमें इसकी इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है, क्योंकि हम तो उस समय थे ही नहीं. हमें इसकी इन्फॉर्मेशन जो मिलती है डैट इज़ द चीफ सोर्स संगम लिटरेचर. संगम वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कॉन्फ्रेंस, असेंबली. द टर्म संगम लिटरेचर इज़ यूज्ड फॉर द असेंबलीज स्पेशल इन तमिल पोइट्स. जो तमिल पोइट्स होते थे ना, मिलकर बैठते थे, असेंबली बनाते थे, तो उस समय वो अपना लिखते रहते थे, गाते रहते थे, तो उनके जो लिटरेचर हैं दैट इज़ नोन एज संगम लिटरेचर. ऐसा माना जाता है कि 3 संगम्स वर हेल्ड विच अबाउट 8598 तमिल पोइट्स उसमें पार्टिसिपेट किए थे और उन सब ने अपनी अपनी बातों को लिखा है इसमें. इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द संगम लिटरेचर कि जो तमिल लैंग्वेज है दैट फुली डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली. तो संगम लिटरेचर हमारा चीफ सोर्स रहा है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए. अगर आप देखोगे द पोएम्स इन द संगम लिटरेचर आर एन एक्सीलेंट सोर्स. बहुत कुछ लिखा है उसमें हिस्ट्री के बारे में. उन्होंने तीनों डायनेस्टी जो आपकी थी, चोलास, पांड्यास, चेरास, इनके बारे में डिटेल में बताया है कैसे उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, कैसे आगे बढ़े, कैसे अपनी नेवी स्ट्रॉन्ग की, तो इन सब चीज़ों को बताया है. इवन दिस संगम लिटरेचर ऑल्सो डिपिक्ट्स द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लाइफ ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो मतलब आपको पूरी डिटेल मिल जाती है साउथ इंडिया के बारे में. इवन दे हैड मेंशन कि उस समय इनका जो रिलेशन था वो ग्रीक्स एंड रोमन्स के साथ भी था. तो ये तो हमारा हो गया चीफ सोर्स. अब देखते हैं इन्होंने उसमें क्या लिखा है. सबसे पहले इन्होंने इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के बारे में बताया है. इन्होंने बताया है कि इंडिया का जो ट्रेड रिलेशन था और कल्चरल रिलेशन था बहुत सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ जुड़ा हुआ था. हमने पहले भी पढ़ा है कि अशोका ने अपने बहुत सारे धम्मा महामताज भेजे थे. इवन अपना बेटे जो थे महेंद्र वर्मन, डॉटर जो थी संघमित्रा, उनको भी उन्होंने श्रीलंका में भेजा था टू प्रोपोगेट द धम्मास एंड इट्स प्रिंसिपल. तो वहीं से पता चल जाता है जी हमारा रिलेशन तो बहुत अच्छा रहा है शुरू से इनके साथ. इवन जो इंडियन ट्रेडर्स थे, बहुत अच्छा ट्रेड रिलेशन था श्रीलंका के साथ उनका और अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ भी. सम ऑफ देम बिकेम क्वाइट इन्फ्लुएंशियल एंड इवन दे मैरिड विमेन फ्रॉम द नोबेलिटी ऑल्सो. तो ये भी एक तरीका हो गया ना भाई, आप व्यापार भी करने गए और नोबल क्लास में जाके वहाँ पे शादी भी कर ली, हो गया एक्सचेंज पॉपुलेशन का भी. तो इस तरीके से ट्रेड रिलेशन हमारा साउथ ईस्ट एशिया के साथ बहुत अच्छा रहा. पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अगर हम देखें तो इंडियन प्रिंसेस सेल टू द साउथ ईस्ट एशियन रीजन. सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं, इन्होंने यहाँ पे अपने स्मॉल किंगडम भी सेटअप किए थे हमारे इंडियन प्रिंसेस ने. द किंगडम्स जो इस्टेब्लिश किए गए दैट वाज कंबोजा, यानी कि सोच लो भैया भारत की प्रिंसेस ने यहाँ पे अपने किंगडम्स बनाए थे जो आज प्रेजेंट डे कंबोडिया है. देन आपका यावा द्वीपा, जावा, ये भी इंडियन प्रिंसेस के अंदर था. देन श्री विजय, सुमात्रा, ये सारे जो आइलैंड किंग आपके जो एरियाज हैं ये उस समय इंडियन प्रिंसेस के अंडर थे. हमारा इतना बड़ा साम्राज्य फैला हुआ था और इतना अच्छा ट्रेड रिलेशन था. अब इस वजह से क्या हुआ कि द इंडियन कल्चर जो था डेट स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. आप देखिए म्यांमार हो आपका या वियतनाम हो आपका, इन सब जगह पे आपको कुछ ना कुछ इंडियन एविडेंसेस मिल जाएंगे. यू कैन सी दीज पिक्चर. अंकोर वाट टेम्पल इन कंबोडिया, कंबोडिया में देखो हमारे टेम्पल बने हुए हैं. देन आप देख सकते हो बाराबदूर स्तूपा इन जावा. ये स्तूपा डिपिक्ट करता है बुद्धिज़्म को और जावा में ये बना हुआ है.
तो दिस ऑल शोज वी आर हैविंग द ग्रेट रिलेशन विद द एशियन कंट्री. नाउ इंडिया एंड नॉर्थ वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया के साथ हमारा रिलेशन कैसा था? वहाँ भी हमारा बहुत अच्छा रिलेशन था. ऐसा माना जाता है जो आर्यंस थे वो इसी साइड से इंडिया में एंटर किए थे. अफगानिस्तान हैज़ बीन द पार्ट ऑफ द इंडियन एम्पायर फॉर नंबर ऑफ टाइम. आज जो अफगानिस्तान आपको अलग लगता है, पहले भारत का हिस्सा रहा है. बहुत सारे रिलेशन हमारे उसके साथ रहे हैं, सेंट्रल वेस्ट एशिया के साथ रहे हैं. इवन आप मैप देखिए बेटा, ये मैप में जो आपको ये रेड लाइंस नज़र आ रही हैं ना, दीज आर द सिल्क रूट्स. ये जो सिल्क रूट्स थे ना, यहाँ से, ये रास्ते हैं, लैंड रूट्स हैं बेटा. ये यहाँ से ट्रेडर्स जाते थे और आप देखो एशिया के अदर पार्ट में कनेक्ट होते थे. तो ये सिल्क रूट का यूज़ भी जो है इंडियन ट्रेडर्स ने बहुत अच्छे से किया है. और वाई सिल्क रूट? क्योंकि बेटा इस रूट से ना सबसे ज़्यादा सिल्क का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता था, इसलिए इसे सिल्क रूट कहते हैं. अब बात करते हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे, उसी समय हमें पता चल गया था कि जी उनका जो ट्रेड रिलेशन था वो मेसोपोटामिया के साथ था. क्योंकि हमने जो इजिप्ट की आपने देखा है ना, वो डिकोड की है स्क्रिप्ट, तो उसमें लिखा हुआ है कि इंडियन पीपल आते थे और हम लोग बिजनेस करते थे. सो इस तरीके से हमारा जो है मेसोपोटामिया और इजिप्ट के साथ रिलेशन अच्छा रहा है. मैनी हड़प्पन सील्स और बिट्स वी हैव फाइंड इन द मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट. मेसोपोटामिया मीन्स प्रेजेंट डे इराक. तो ये भी हमें बताता है कि हमारा तो एंशियंट टाइम से जो है ये दो सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन और आपकी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये दोनों का बहुत अच्छा रिलेशन रहा है. इंडिया इन्फ्लुएंस द अदर कंट्रीज. और एक तरीके से नहीं बेटा, कई तरीकों से हमने वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस किया है. और आज भी देखो वर्ल्ड के हर पार्ट से लोग यहाँ आते हैं, बिकॉज इंडिया इज़ वेरी रिच इन द कल्चर, ट्रेडिशन, नॉलेज, एंड वी हैव स्प्रेड टू द सेंट्रल एशियन कंट्री. एट दिस टाइम बुद्धिज़्म जो था बहुत तेज़ी से दूसरी कंट्रीज़ में फैल रहा था. और सेंट्रल एशिया में तो बुद्धिज़्म ने अपनी पूरी जड़ें, जिसे कहते हैं रूट फॉर्मेशन कर ली थी. वहाँ के लोग तो पूरे के पूरे बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो रहे थे. वी फाइंड एम्पल प्रूफ्स ऑफ बुद्धिज़्म इन द कंट्रीज ऑफ दिस रीजन. आप अगर ये पिक्चर देख रहे हो बेटा, ये बुद्धा स्टैचू एट बामियान अफगानिस्तान में ये हमें मिला हुआ है. आप देखो कितना पुराना ये स्टैचू है. इसका मतलब यहाँ तक भी जो है बुद्धिज़्म स्प्रेड था. एक्सकेवेशन की गई अफ़गानिस्तान में और बहुत सारी चीज़ें, बैक्टीरिया, खोतान एंड अदर कंट्रीज ऑफ द सेंट्रल एशिया. Large number of evidences we have found where we can prove that Indian maintained the close relation in the trade, politics and religion. तो ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि इंडिया शुरू से ही एक फ्रेंडली नेचर का देश रहा है. अब बात करते हैं हमारे फाइयान और ह्यूनसांग को, इनको हम नहीं भूल सकते. टू फेमस चाइनीज़ पिलग्रिमेज, इनको आपको लर्न करना है बेटा. ये चाइना से आए थे इंडिया में बुद्धिज़्म का ज्ञान लेने के लिए हैं, एंड एज वेल एज इंडियन रिलीजन और कल्चर को, इंडियन आर्ट को समझने के लिए इतना इन्फ्लुएंस हुए. ये इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और अपने साथ ये इतना सारा नॉलेज और बुक्स लेके वापस चाइना भी गए. दिस वॉज द रीज़न मैनी पीपल अडॉप्टेड द इंडियन नेम्स एंड टाइटल्स. भैया सबको शौक था कि हम भारत में जाएं और भारत के नाम को अडॉप्ट कर लें. ओके आप ये नाम देखो, आपको दिया हुआ है सर ऑरेल स्टैलिन हैज़ रिमार्क्ड सो कंप्लीट वॉज द हु इंडियन sensation of these parts that it appeared if one was moving in the familiar surrounding of an ancient Indian city in the Punjab. मतलब इतना impressed वो हुए पंजाब जो पुराना एंशियंट सिटी रहा है वहाँ पे. कहते हैं मैं जब घूमता रहा, चलता रहा गलियों में, तो मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि मैं यहाँ पे नया हूँ. मुझे हर चीज़ फैमिलियर लग रही थी, क्योंकि हर व्यक्ति में, हर चीज़ में अपनापन नज़र आ रहा था. और हमारी तो शुरू से खासियत है अतिथि देवो भव, है ना, तो इसलिए भी लोग हम यहाँ पे आते थे. अब बात करते हैं इंडिया एंड वेस्ट की तरफ, चलते हैं यूरोप की तरफ. ग्रीस enjoyed the trade relation since earliest time. India had a trade relation with the many other countries in the west around the Mediterranean Sea. और ये जो रिलेशन था ना, इनडायरेक्ट आप कह सकते हो, only up to Persia and the Persian trader
carried these items to the Greece and other Western country. However, with the Alexander, अगर आप कहोगे Greeks invasion in 326 BC, the contact became direct. क्योंकि पहले हमारा इनडायरेक्ट था, हम पर्शियन ट्रेडर्स के थ्रू जो है ग्रीस में ट्रेड करते थे, लेकिन अलेक्जेंडर के इन्वेशन के बाद डायरेक्टली अब हमारा रिलेशन इनके साथ हो गया, ग्रीक लोगों के साथ। और यहाँ पे भी अशोका ने अपने एम्बेसडर भेज दिए बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए। तो ये देखो रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशन भी हो रहा है और ट्रेड रिलेशन भी हो रहा है हमारा। तो हम यही पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में कि कैसे डिस्टेंट लैंड पे इंडिया का रिलेशन बढ़ता गया। फिर रोमन एम्पायर तो लगता है शुरू से ही हमारे साथ रहा है। इन द लेटर हाफ ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी BC व्हेन ऑगस्टस सीजर बिकेम द रूलर, वो थे रोमन एम्पायर के रूलर, एंड द रोमन हैड अ लार्ज फ्लीट ऑफ शिप्स which sailed to the different land for the trade. So they used by luxurious commodity etc. आपका हो गया ना, काली मिर्च हो गई, स्पाइसेस हो गए, मसलिन हो गई, इस तरीके की चीज़ों को वो जो है यहाँ से ले जाते थे। एंड सोल्ड गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स, ऑर्नामेंट्स, वाइन, पॉटरी, ये सब हमें दे के जाते थे। तो इस तरीके से रोमन एम्पायर के साथ भी हमारा ट्रेड रिलेशन अच्छा रहा है और फेवरेबल रहा है। इवन प्लिनी ने लिखा था, प्लिनी वॉज द रोमन हिस्टोरियन, ही हैज़ रिटन दैट द ट्रेड विद इंडिया deprived the Roman Empire a large amount of money worth about इतना स्टर्लिंग 5 लाख। मतलब उन्होंने बोला भाई रोमन एम्पायर ने तो अपने सारे सिक्के खर्च कर दिया इंडिया पे, खरीद खरीद के इंडिया की सामान। दिस ट्रेड रिलेशन लास्टेड until the 7th century when the Arabs started to take over the command in the India. तो जब अरब सेलर आने शुरू हो गए तब थोड़ा रोमन एम्पायर के साथ हमारा डिक्लाइन हुआ ट्रेड रिलेशन। तो 7th सेंचुरी में सेंट्रल एशिया जो था इट फेल अंडर द कंट्रोल ऑफ अरब रूलर्स, सो दे कंट्रोल द ट्रेड रूट्स ऑल्सो एंड बिकेम अ लिंक बिटवीन द हिंद, इंडिया एंड द वेस्ट। तो अब डायरेक्टली वेस्ट में हम नहीं जा रहे थे, अब बीच में अरब भी आ गए थे। तो इस टाइम पीरियड तक हमने काफ़ी प्रोग्रेस कर ली थी डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लर्निंग ऑल्सो। अरब जो थे बेटा दे ऑल्सो लर्न मैनी ऑफ दीज कंसेप्ट फ्रॉम इंडिया। उन्हें ना इंडिया में बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती थी, तो उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें हमसे सीखी। कंसेप्ट ऑफ पर्टेन टू साइंस, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, ये सीख के गए हैं यहाँ पे। आप देखो हमारा होम्योपैथिक, आयुर्वेदा वर्ल्ड फेमस है। द अरब लर्नड द न्यूमरल्स एंड डेसिमल सिस्टम एंड इवन द यूज़ ऑफ ज़ीरो ऑल्सो। और आपको पता है द न्यूमरल्स जो इंडो और अरेबिक नंबर्स है ना, इनको मिक्स करते हैं ना, तो हम कहते हैं इंडो अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स ड्यू टू द इंडिया अरब लिंक। अब बात करते हैं कॉन्क्वरर्स ऑफ द डिस्टेंट लैंड। भाई ये तो बड़े प्यारे प्यारे रिलेशन हो गए हमारे, है ना, सब कुछ अच्छा जा रहा है, लेकिन लड़ाइयाँ भी हुई हैं। क्या हमने डिस्टेंस लैंड को कॉन्क्वेयर किया? यस। आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका छोटे छोटे स्मॉल किंगडम्स ओवरऑल इंडिया में बन चुके थे 200 BC से लेके 300 AD तक। These kingdoms were small and weak and could not witness the might for the foreign invader। यानी जिस एम्पायर को चोलास ने, अशोकास ने, चेरास ने, पांड्यास ने, है ना, इतने बड़े बड़े एम्पायर, इवन कुशानास बहुत आगे तक ले गए थे, बाद में कुछ ऐसे रूलर्स आए जो इन फॉरेन इन्वेजन जो होना शुरू हुआ उनको झेल नहीं पाए। फॉरेन इन्वेडर्स जो थे, जो हमला करने वाले थे ना, क्यों आते थे इंडिया में? क्या मजबूरी थी उनकी इंडिया आने की? बेटा दे वर इंस्पायर्ड एंड इंटरेक्टेड बाय द रिच कल्चर, प्रॉस्पेरिटी एंड फर्टाइल लैंड ऑफ इंडिया। इंडिया तो सोने की चिड़िया कहा गया है शुरू से हर फील्ड में, इसलिए इंडिया पे हमला करते थे। द इम्पॉर्टेंट इन्वेडर्स ऑफ दिस टाइम इंक्लूडेड द इंडो ग्रीक्स, द शाकास, द पहलवास एंड इवन द कुशानास। इन सब ने इंडिया को जो है इन्वेड किया है। इंडो ग्रीक की बात करते हैं। सो वर ग्रीक जनरल्स हु रूल्ड ओवर द टेरिटरीज ऑफ बैक्टीरिया एंड पार्थिया। दे अटैक्ड नॉर्थ इंडिया अंडर द कमांड ऑफ डेमेट्रियस सेकेंड। इन्होंने नॉर्थ इंडिया पे अटैक किया और आप जो आजकल सिंध है, पंजाब है, इसको कॉन्क्वर्ट कर लिया। यानी कि आप देखो ग्रीक के साथ हमारे इतने अच्छे रिलेशन थे, उन्होंने भी हम पे हमला किया। इन इंडिया दे आर नोन एज यवन। भाई हमला तो करेंगे जब रूलर एफिशिएंट नहीं होंगे तो उस समय इन्हें यवन कहा जाता था। और डेमेट्रियस सेकेंड जो थे आपके, दैट इज मेनेंदर बिकेम द किंग। अब इन्हें राजा बना दिया गया
एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज मिलिंद इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ये नाम उनका मेंशन है। अब जैसे ही वो यहाँ राजा बन गए तो उन्होंने तो भाई एक्सपेंड करनी शुरू कर दी अपनी टेरिटरी, काठियावाड़ तक ले गए, गुजरात तक। धीरे धीरे उन्होंने जो है एक्सटेंड किया अफगानिस्तान टू मथुरा। अमेंडर एम्ब्रेस्ड द बुद्धिज्म, सम इंडो ग्रीक ऑल्सो वर्शिप द लॉर्ड विष्णु। तो आप देखो इंडिया में पॉपुलेशन कौन सी आ रही है, इंडो ग्रीक पॉपुलेशन, जो बुद्धा को भी पूज रहे हैं और भगवान विष्णु को भी पूज रहे हैं। सो ये जो इंट्रैक्शन हुआ टू कल्चर का ना, मज़ेदार इंट्रैक्शन, मैनी आइडियाज़ वर एक्सचेंज, बहुत सारे आइडिया एक्सचेंज हुए। आप देखो ये कॉइन्स देख सकते हो, एम्बेसडर जो है ना, ये देखो वो इनग्रेव्ड है, पंचमार्क कॉइन्स है ये। अपार्ट फ्रॉम आप देखोगे इंडियन लर्न मोल्ड एंड डाई फ्रॉम द इंडो ग्रीक, ये पंचमार्क कॉइन्स जो है ना बेटा इंडियन ने सीखे ग्रीक से। अब आप देखो एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं। द इंडियन लर्न मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी फ्रॉम द इंडो ग्रीक्स एंड बेटर देयर आर्ट ऑफ प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। हम पहले से प्रिडिक्ट करते थे लेकिन हमने उनकी भी टेक्निक को सीखा और फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना शुरू कर दिया। आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखो, आप यहाँ देख सकते हो भगवान बुद्ध को कितने, मतलब आप देखो इनके सर पे कैसे बना हुआ है ना पूरा का पूरा जुड़ा, उनके कितने कर्ली हेयर दिखाए गए हैं, इतनी अच्छी ड्रेसअप सेंसिंग दिखाई गई है। इसे हम कहते हैं इंडो ग्रीक आर्ट। इंडिया का भी आर्ट इसमें मिक्सचर है और ग्रीक का आर्ट भी इसमें मिक्सचर है। और दिस स्टाइल को क्या कहा गया बाद में, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, एंड इन इंडिया इट इज़ नोन एज मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, क्योंकि दोनों का मिक्सचर है इसमें। एंड मेडिसिन की बात करें तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच इन द मेडिकल साइंस इन इंडिया एट दैट टाइम, अनदर नेम फॉर द ग्रीक सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऑल्सो। द इंडिया लर्न इट फ्रॉम द इंडो ग्रीक, यानी कि ये एरा ऐसा भी था कि जब इन्वेडर्स आए लेकिन यहाँ वो सेटल होकर रहने लग गए और हमने उनसे बहुत सारी चीज़ों को सीखा। अब बात करते हैं दूसरे इन्वेडर की, दैट इज़ शाकास। शाका बिल्कुल नोमैडिक ट्राइब थी सेंट्रल एशिया की, वो भी इंडिया अट्रैक्ट होकर आए थे। अब जब वो आए थे तो दे वर ड्राइवन बाय द चाइनीज ट्राइब जो होती है। They entered India after the Indo-Greeks and settled in the Western India, जो आज का पर प्रेजेंट डे राजस्थान और गुजरात है ना, वहाँ पे जाके ये सेटल हो गए शाकास। एंड शाका रूलर्स कॉल देमसेल्फ एज, क्या नाम दिया इन्होंने अपने आप को, सत्रप्स, ये नाम दिया इन्होंने। दे सेट अप मैनी किंगडम्स, बहुत सारे बनाए ना, तक्षशिला, उज्जैन, नासिक, मथुरा, इन सब पे कॉन्क्वेर कर लिया, अपना किंगडम बना लिया शाकाज ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शाका रूलर रहे ना बेटा वो थे रुद्रदमन। रुद्रदमन एज्यूम द टाइटल ऑफ महाक्षत्रप, मतलब अपने टाइटल को भी इन्होंने महान महान टाइटल दिए हुए हैं। ही चेक द एडवांस ऑफ द सातवाहना फ्रॉम द साउथ। ही ऑल्सो अंडरटुक द रिपेयर ऑफ द डैम। ये आपको लर्न करना है बेटा, कई बार पूछा जाता है कि रुद्रदमन जो शाका रूलर थे उन्होंने किस डैम को जो है बार बार मेंटेन भी कराया था। डैट वॉज द सुदर्शन लेक डैम। सुदर्शन लेक है आपकी काठियावाड़ गुजरात में, बहुत पहले बनी थी ये, और इन्होंने अपने टाइम पीरियड में बहुत अच्छे से मेंटेन करवाया था। अब शाकास कैलेंडर आपने सुने होंगे बेटा इंडिया में। इट वॉज स्टार्टेड बाय द शाका रूलर्स ऑफ उज्जैन। इट इज़ 78 ईयर्स बिहाइंड द क्रिश्चियन कैलेंडर, यानी जो शाका कैलेंडर है ना आपका, हमारा क्या फॉलो हो रहा है वर्ड में, क्रिश्चियन कैलेंडर। क्रिश्चियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम 0 से आज 2023 में हैं, ठीक है, लेकिन शाका कैलेंडर उससे 78 ईयर पीछे चल रहा है काउंटिंग में ना। उसके बाद जो हमारे थर्ड इन्वेडर आए डैट वॉज प्रतिहानास या पहलवास भी इन्हें कहा जाता है। सेंट्रल एशिया से आए थे ये भी ट्राइबल्स थे, और इन्होंने क्या किया, नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान और अंदर का इंडिया जो था ना नॉर्थ वेस्ट का, फर्स्ट सेंचुरी में इसको कैप्चर किया, बट कुड नॉट रूल फॉर अ लॉन्ग टाइम। द फेमस रूलर वॉज द गंडोफेरेंस। कुछ ज़्यादा इन्होंने मतलब काफ़ी लंबे समय तक कॉन्क्वेर नहीं कर पाए थे इंडिया को, क्योंकि इनको जो है सक्सीड किया कुशानास ने। बहुत जल्दी हार गई ये कुशानास जो है, दे वर द ब्रांच ऑफ द Ye tribe of China and they lived in the Taklamakan desert in China.
अब ये ट्राइबल कम्युनिटी जब इंडिया आई, they first defeated the Greek ruler of Afghanistan and then Shakas and thus occupied the whole of the northwest India. So हम ये कह सकते हैं कि अगर इन्वेडर्स देखे जाएं तो कनिष्का वॉज द ग्रेटेस्ट कुशाना रूलर, और कुशाना जो डायनेस्टी थी दैट वॉज द ग्रेट डायनेस्टी एट दैट टाइम. आप मैप में देखो बेटा, ये आपको पूरा एरिया जो नज़र आ रहा है आपका पर्पल कलर में, ये पूरा का पूरा एरिया आप देखो, पूरा अफगानिस्तान तजाकिस्तान, ये देख रहे हो नॉर्थ वेस्ट पूरा का पूरा, ये सारा आपका अर्ली जो है कनिष्का यानी जो कुशाना के इम्पोर्टेंट रूलर थे ना, उनके अंडर ये एरिया आ चुका था. इन्होंने शाका वगैरह सबको हरा दिया था. क्योंकि इतने ग्रेट रूलर रहे हैं तो चलो इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं. कनिष्का ने क्या किया, बहुत कॉन्क्वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा कॉन्क्वेस्ट किया, और कश्मीर, पंजाब, मथुरा, इवन शाका से इन्होंने उनकी सारी एरिया छीन ली. देन सम पार्ट्स ऑफ जो उस समय का मगधा का पार्ट था वो भी इनके हाथ में आ गया था. हिज ग्रेटेस्ट विक्ट्री वॉज ओवर द चाइना. जब इन्होंने, क्योंकि ये तो एक ट्राइब थे, लेकिन इन्होंने चाइना को जब हरा दिया, देन दे बिकम द ग्रेट रूलर. ही डिफीटेड द पांचयांग, अ ग्रेट चाइनीज जनरल, एंड annexed द काशगर एंड अदर एरिया ऑफ चाइना एंड मेड हिज कैपिटल एज पुरुषपुरा. इन्होंने ये बनाई जिसे हम पेशावर कहते हैं, पाकिस्तान में है ना, ये अपनी कैपिटल बनाई. ही रूल्ड अ वास्ट एम्पायर राइट फ्रॉम बैक्टीरिया, यानी ईरान से शुरू करो और इंडिया में आ जाओ, उज्जैन में, एंड फ्रॉम बनारस से शुरू करो, अफगानिस्तान पहुंच जाओ. इतना बड़ा एम्पायर कनिष्का ने खड़ा किया था. ही वॉज नॉट अ ग्रेट वॉरियर बट ऑल्सो अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड साइंस. बहुत प्यार था उन्हें. डिफरेंट फील्ड के जो स्कॉलर्स थे ना, वो इनके टाइम पे आए, फ्लोरिश्ड हुए. फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर जो थे आपके अश्वघोष, वासुमित्रा, परसवा, लिव्ड ड्यूरिंग हिज रीन. एंड इवन द फेमस जातका टेल्स जो थी ना, रिटन ड्यूरिंग हिज टाइम. मतलब उन्होंने ये इनकरेज किया राइटर्स को कि आप बुद्धिज़्म पे जो है कहानियाँ भी लिखना शुरू करो. तो जातक कथाएँ उन्हीं के टाइम पे लिखी गई हैं. कनिष्का गॉट अ नंबर ऑफ बिल्डिंग, बहुत सारी मोनेस्ट्रीज उन्होंने बनवाई, पेशावर में, मथुरा में, सारनाथ में. हमें जो है ना एक हेडलेस ब्रॉन्ज स्टैचू कनिष्का का मिला है. वी हैव फाउंड एट मथुरा. गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिश्ड अंडर हिज रूल. सो आर्ट एंड साइंस से उन्हें बहुत प्यार था. यू कैन सी दिस पिक्चर, व्हाट अ ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री, दिस बिल्डिंग built up by the Kanishka ruler. Kanishka embraced the Buddhism and took steps to spread it other countries. Like जो आपका अशोका थे, इन्होंने भी बुद्धिज़्म को चाइना, तिब्बत, कोरिया, जापान तक फैलाने की पूरी कोशिश की थी. और क्योंकि उनके टाइम तक महायान और हीनयान दो में डिवीज़न हो चुका था, तो इन्होंने महायान को एक्सेप्ट किया, बुद्धा एज ए गॉड एंड वर्शिप हिम, एंड मैनी बुद्धिस्टवा. ओवरऑल बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने में, इनलाइटन करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है. सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर. लेट्स डू द क्विक रिविजन. व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर. हमने पढ़ा संगम लिटरेचर, जो साउथ इंडिया का, तमिलनाडु का सबसे बड़ा सोर्स है, वो हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है. बहुत सारे किंगडम साउथ ईस्ट एशिया में जो है सेटअप किए हमारे इंडियन किंग्स ने. इंडिया जो है, चाहे आपका पर्शिया रहा हो, चाहे आपका सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, सब जगह इसका अच्छा रिलेशन रहा था. बाद में छोटे छोटे इन्वेडर्स आए जिन्होंने धीरे धीरे पूरी इंडिया को कैप्चर करना शुरू किया, जिसमें कुशानास जो थे सबसे बड़े थे, और कुशानास में भी कनिष्का ग्रेटेस्ट कुशाना रूलर कहलाए. So that's end for the chapter. I hope you understand each and every concept. Now it's your turn. Do the exercise carefully.